हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। जैसे इस दिशा में प्रकाश ऐसे चल रहा है, तो यहां से इधर से प्रकाश आया है, वो इन बिंदुओं पर एक साथ पहुंचेगा। ये सब एक ही तरह की कला में प्रारंभ करेंगे कंपन अपने। हाइगेंस ने एक तरह से प्रकाश के संचरण के लिए एक काल्पनिक माध्यम, जिसे ईथर कहते हैं, काल्पनिक माध्यम, ये केमिस्ट्री वाला नहीं है, काल्पनिक माध्यम ईथर की उन्होंने कल्पना की थी कि जब भी प्रकाश तरंगे यानी तरंग संचरित होती हैं, वो प्रकाश की हैं, तो माध्यम के कण कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं। ईथर के कण, इनका जड़त्व नगण्य होता है। तो जैसे प्रकाश इस दिशा में ऐसे समांतर के रूप में आएगा, यहां माध्यम में ईथर के कण कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत इन सभी कणों पर समान कला में ये प्रकाश पहुंचता है। और अगर साथ एक समय पहुंचता है, इसका मतलब है कि सभी की कलाएं समान हो गई, कला समान हो गई। तो ये सभी समान कला में कंपन करते हैं, और इनसे होकर खींचा जाने वाला अगर कोई पृष्ठ खींच दें हम, तो ये कहलाता है तरंगार्क। ऐसे कह सकते हैं जैसे यहां एक रॉड हो, एक रस्सी बंधी हो, इस तरीके से, और जैसे हम इसको ऐसे कंपन देते हैं, इसमें एक लहर सी बनती है, इस तरीके से एक लहर सी बनती है, और ये रस्सी ऐसे जाएगी। यानी ये रस्सी थी, हमने हलचल दिए, पूरी रस्सी में एक लहर सी बनी और रस्सी इस तरह से कंपन करती है। अब हम ध्यान से देखें, रस्सी का ये कण जितना ऊपर गया है, रस्सी का नीचे वाला ये कण भी उतना ही ऊपर गया है। ये वाला कण जितना ऊपर गया है, ये वाला कण यहां से ये भी उतना ही ऊपर जाएगा। ये वाला कण जितना नीचे गया है, ये वाला कण उतना ही नीचे गया है, और तरंग ऐसे जाती है किसी चाल भी से। तो देखिए, तरंग इधर जा रही है, अनुप्रस्थ तरंगे हो गई एक तरह से, और तरंग के चलने की दिशा के लंबवत ये जो कण है, ये सारे, यानी पूरी रस्सी, यहां से पूरी रस्सी नीचे चली गई, सभी कण एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे जाते हैं, यानी समान कला में कंपन करते हैं। तो एक तरह से यहां के जो पार्टिकल हैं, इनको खींचा जाने वाला तल तरंगार्क जैसा हो गया। तो तरंग दूसरा पॉइंट है द्वितीयक तरंगिकाएं। तरंगार्क परिस्थित कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, तरंग स्रोत का कार्य। और स्रोत का मतलब है कि यहां से चारों तरफ को तरंगे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगे। और मान लीजिए किसी एक ही चाल होती है, तरंग की भी चाल, तरंगार्क की चाल, और द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल, इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जो गोलीय तरंगे हैं वो द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। इनकी चाल भी वही होती है, और अगर चाल समान है तो समान समय में ये समान दूरी तक जाएंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। और यहां से जो पृष्ठ खींचा जाएगा किसी समय पर इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा जाने वाला एनवेलोप, ये कहलाता है नया तरंगार्क, नया तरंगार्क, वेव फ्रंट। तो इस तरीके से हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत अगर बताना हो, तो ये मानकर के तरंगों की तरह प्रकाश चलता है, काल्पनिक माध्यम इधर होता है, माध्यम में तरंग चलने की दिशा के लंबवत वो तल, जिसमें माध्यम के कण सभी समान कला में कंपन करते हैं,
तरंगार कहलाता है। तरंगार की चाल भी तरंग की चाल के बराबर होती है। तरंगार पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे गोलीय तरंगें निकलती हैं। इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है और इनकी चाल भी वही होती है जो तरंग की है, जो तरंगार की है। तरंगार पर स्थित प्रत्येक कण जो कि एक गोलीय तरंगों की तरह काम करता है, एक तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, किसी भी समय पर इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया एनवेलोप कहिए, स्पर्शी पृष्ठ कहिए, ये सब नया तरंगार कहलाता है। तो ये है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अगर हम परावर्तन की व्याख्या की बात करें, तो जैसे मान लीजिए ऐसे तरंग आ रही हो, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तरंगार्घ होगा और ये तरंगार्घ मान लीजिए किसी समय यहां ऐसे आता है, ये तरंग आ रही है, ये तरंग आ रही है, ये तरंगार्घ हो गया। मान लीजिए ये ए बी तरंगार्घ है, ऐसे जा रही है, ये तरंगार्घ आ रहा है। अभी देखो तरंगार्घ का ये सिरा यहां आपतित हुआ है और अभी भी सीधा आगे चल सकता है। तो यहां से ये तरंग मान लीजिए यहां तक आने में टी समय लेती है, और अगर टी समय लेगी और यहां माध्यम में तरंग की चाल मान लीजिए v है, तो मान लीजिए ये बी ए डैश हम इसे कह देते हैं, तो बी ए डैश बराबर v इंटू टी। यहां से चली तरंग टी समय में ए डैश तक आती है, यहां से निकली द्वितीयक तरंगिकाएं इस माध्यम में गोलीय तरंगें निकलेंगी, v चाल से जाएंगी, मतलब vt दूरी ही जाएंगी। तो यहां से vt दूरी का एक तरह से ये गोलाकार तरंगे हो गई इस तरीके से, और इस पर जब ये तरह का, और यहां अभी पहुंची है, तो यहां से t समय में यहां पहुंची और यहां t समय में अभी पहुंचा है। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों पर एक तरह से जीरो त्रिज्या का द्वितीयक तरंगिकाएं, ये vt त्रिज्या की द्वितीयक तरंगिकाएं, और इन पर एनवेलोप खींचा जाए ऐसे, तो ये नया तरंगार्घ हो जाएगा। तो यहां से ये बिल्कुल ऐसे इस तरीके से यूं चला जाएगा और ये फिर ठीक लंबवत है, और इस तरीके से ये नई तरंग परावर्तित होकर चलेगी। ये तरंगार्घ है, इसका नाम बी डैश मान लीजिए लिख देते हैं। तो एक तरह से ये कहिए कि ए बी आपतित तरंगार्घ है और ए डैश बी डैश अपरावर्तित तरंगार्घ है। ये किरण है, आपतित किरण, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण आई है। अगर हम वो देखो ए बी डैश, ए बी डैश, ये भी v इंटू टी के बराबर हो गया। अब देखो ये जो डबल लाइन एंगल है, इसमें अगर ये जोड़ दें तो आई होता है, ये तरंग है, ये तरंगार्घ है, और इसमें अगर यहां आगे का कोण जोड़ दें तो ये भी आई हो गया, क्योंकि इसमें ये जोड़ेंगे तो भी 90 डिग्री है। ऐसे यहां ये अपवर्तन कोण r है, इसमें अगर ये डबल लाइन एंगल जोड़ दें तो 90 हो जाएगा, और इसमें अगर ये जोड़ दें तब भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये अपवर्तन परावर्तन कोण r हुआ। तो अब ध्यान से देखने की बात है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करें, ये कर्ण है, दोनों का एक ही है, ये बिल्कुल बराबर है। बी ए डैश वीटी है, ए बी डैश ये भी वीटी है, तो ये भुजा बराबर हो गई, ये कोण बराबर हो गए, ये भुजा बराबर हो गई। तो एक तरह से सर्वांग दोनों त्रिभुज हो गए ये। तो इसका मतलब हुआ कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होगा। बी ए डैश के सामने का कोण है आई, तो कोण आई इज इक्वल टू ए बी डैश के सामने का कोण आर, कोण आर हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों हमने कागज के तल में खींचे हैं, इसलिए परावर्तन के नियम की व्याख्या हो जाती है। परावर्तन के दो ही नियम हैं, तो परावर्तन के नियम की व्याख्या इस तरह से हो जाती है। ऐसे अपवर्तन,
अगर हम परावर्तन के नियम की बात करें, ये दो माध्यमों का संपर्क पृष्ठ है, V1 चाल है, V2 चाल है। आपतित किरण, आपतित तरंगार्घ, ये B से B डैश तक, मान लीजिए A डैश तक समय t लगता है, तो B A डैश V1t हो गया। यहां से निकली द्वितीयक तरंगिकाएं V2 इंटू t दूरी जाएंगी, तो ये गोलीय तरंगे ऐसे निकलेंगी। यहाँ 0 त्रिज्या, यहाँ V2t त्रिज्या, स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींचेंगे तो यहाँ से एक तरह से ये हो गया, मतलब ये वाला। तो A डैश B डैश अपवर्तित तरंगार्घ हो गया। AB आपतित तरंगार्घ है, A डैश B डैश अपवर्तित तरंगार्घ है। यह अपवर्तन कोण R, यह अपतन कोण I। डबल लाइन एंगल जोड़ेंगे तो ये कोण I हो गया, ऐसे ये कोण R हो गया। डबल लाइन एंगल ये जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होता है। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर हम बात करें अपवर्तन के नियम की, जो कि साइन I बटे साइन R होता है। I ये कोण है, लंब मतलब बी ए डैश बटे कर्ण मतलब ए बी डैश, साइन R ये कोण है, लंब मतलब ए बी डैश बटे कर्ण मतलब ए डैश, ए डैश, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बराबर हुआ बी ए डैश बटे ए बी डैश। बी ए डैश हमारा V1 इंटू टी है और ए बी डैश हमारा V2 इंटू टी है। डिवाइड करेंगे तो V1 बटे V2। किसी एक माध्यम में चाल नियत होती है तो बराबर नियतांक। इसका मतलब हुआ कि साइन I बटे साइन R का मान नियतांक होता है और इसे n/1 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष कहते हैं। और दूसरा है, एक नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां हमने तीनों कागज के तल में खींचे हैं, तो इस तरीके से अपवर्तन के नियम की व्याख्या हो जाती है।